बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे और मजे से अपना तैयारी करते होंगे। यह वीडियो ज्योग्राफी से है। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के वर्गीकरण के बारे में हम लोग देखे थे, यानी भूगोल के बारे में देखे थे। और उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे थे भारत संसाधन एवं उपयोग। यह पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। ये इसका वीडियो का पार्ट 2 है भाई। यह पार्ट 2 है क्योंकि पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 2 में देखिए क्या करना है। हम लोग पिछले वीडियो में संसाधन के परिभाषा के विषय में बातें किए थे और संसाधन के किस तरह से हम लोग उपयोग करेंगे, इस तमाम चीजों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग संसाधन के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। संसाधन के उत्पत्ति के आधार पर जो हम लोग बांटे थे, तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग दो प्रकार के पढ़े थे। एक आपका जैव संसाधन और दूसरा आपका अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन के यह सारे के सारे हम निकाल चुके हैं पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में देखेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने भागों में बांटा गया है, यानी उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होता है। तो दोस्तों, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के मुख्यतः दो प्रकार होता है। एक आपका नवीकरणीय संसाधन और दूसरा हो जाएगा अनवीकरणीय। यहाँ पे देख रहे हैं कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो भागों में बांटा गया है। एक आपका नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। तो यहां से हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि नवीकरणीय किसे कहते हैं और अनवीकरणीय किसे कहते हैं। इसमें अंतर देख देता है, आपके एग्जाम में अंतर देगा, यानी एग्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कैसे बनाता है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये जान जाइए कि संसाधन यानी नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। यानी आप लोग इसको जान जाइए कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो देखिए, वैसा संसाधन जिसका दोबारा उपयोग का है संभव हो, माने ऐसा संसाधन जिसका दोबारा उपयोग संभव हो। यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि वैसा संसाधन जिनका दोबारा उपयोग संभव हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। बात समझ में आ गया। जैसे देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत इत्यादि, यानी वैसा संसाधन कह सकते हैं कि वैसा संसाधन जिसका दोबारा उपयोग किया संभव हो, उस हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी जो दोबारा उपयोग उसको कर सके तो उस संसाधन को हम लोग कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। आइए अगला हम लोग का है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। देखिए, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, वैसा संसाधन जिसका दोबारा उपयोग क्या है, संभव नहीं हो। अगर दोबारा उपयोग संभव होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे नवीकरणीय। और जिसका दोबारा उपयोग संभव नहीं हो तो उसे बोलेंगे अनवीकरणीय। बात क्लियर हो गया। तो देखिए, वैसा संसाधन जिसका दोबारा उपयोग संभव नहीं हो उसे बोलते हैं अनवीकरणीय। उसे क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। चलिए, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इत्यादि जो है वह अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता एग्जेक्टिव के रूप में क्लास 10th में, क्लास 12th में, आर्ट्स अगर आप लोग का होगा तो वहां पूछा जाता है। और आप कोई भी सरकारी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो वहां भी क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोयला किस प्रकार के संसाधन है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोयला किस प्रकार के संसाधन है, तो आप बता दीजिएगा कि कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। यानी जब देखिएगा, अगर आप लोग का मोटरसाइकिल होगा तो उसमें देखिएगा आप लोग आधा लीटर तेल डालते हैं, तो उस तेल को अगर आप लोग दूरी तय करते हैं तो जो भी दूरी तय करते हैं वहां पर जाते जाते आपका तेल जो है वह खत्म हो जाता है। यानी एक कह सकते हैं कि जो हमारा तेल जो गाड़ी में डाले थे वो तेल का हुआ, जल गया, और उसको हम लोग फिर जितना डाले थे उतना वापस हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यानी जो जल जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, जिसका दोबारा उपयोग हम नहीं कर पाएंगे, उसे बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। जैसे
आप लोग देखते होंगे कि कोयला जो है वो जल जाता है तो वह बाद में राख हो जाता है, यानी फिर से कोयला को हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा नहीं बना सकते हैं। देखिए वैसे ही आप लोग देखिए आप लोग अपने घरों में कि जो चावल रहता है तो चावल से अगर हम लोग भात बना देते हैं तो ये भात बनाते हैं ना तो फिर भात से चावल नहीं बन पाएगा। बात क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होता है, यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने भागों में बांटा गया है। यहां से आपका क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बता दीजिएगा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, तो देखिए व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। बात क्लियर हो गया। देखिए तो सबसे पहले हम लोग ये समझ ले कि आखिर यह व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, यानी व्यक्तिगत संसाधन से हम लोग क्या समझते हैं, इस चीजों को हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, तो वैसा संसाधन जिन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, जिससे और क्या होता है, किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। किसको, किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मकान, खेत, तालाब, कुआं आदि, यानी जो अपना एकदम अपने लिए बनाया गया हो तो उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे अगर आपका घर है और आपका घर आप ही बनाए हैं तो उस पर कोई दूसरा का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब आपका पूंजी लगा है, आप बनाए हैं तो वह आपका हुआ। बात समझ में आ गया। जैसे कि अगर आप लोग का खेत होगा तो खेत आपका नाम से है तो वह खेत आपका है, चाहे कोई भी जोते तो वह खेत क्या है, वो आपका कहलाएगा, क्योंकि वह किसी एक व्यक्ति का अधिकार उस पर है। किसी एक व्यक्ति का अगर अधिकार रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। बात क्लियर हो गया। जैसे तालाब है, आप लोग देखिए ना स्विमिंग पूल जो अपने लिए नहाने के लिए क्या होता है, बनाया जाता है, यानी सार्वजनिक नहीं रहता है, लोगों के लिए नहीं रहता है, तो सब लोग बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। बात समझ में आ गया। आइए अगले देखिए सामुदायिक संसाधन क्या होता है, यानी सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सामुदायिक संसाधन की परिभाषा के बारे में। देखिए वैसा संसाधन जिस पर किसी खास सामुदायिक अधिकार रहता है, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास सामुदायिक अधिकार होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। माने कोई समूह का अधिकार रहता है तो उसे बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। बात क्लियर हो गया। अब देखिए कैसे होता है ये सामुदायिक अधिकार का, किस किस चीज पर सामुदायिक अधिकार होता है। तो सबसे पहले देखिए मंदिर जो होता है ना, मंदिर में किसी एक व्यक्ति का अधिकार उस पर नहीं रहता है, क्योंकि उस मंदिर में बहुत सारे लोग जाकर के अपना पूजा पाठ करते हैं। वैसे देखिए मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, गुरुद्वारा, गिरजाघर, कब्रस्थान इत्यादि, यानी जो है एक व्यक्ति का नहीं है, उस पर अनेकों व्यक्ति आकर के अपना कार्य को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मस्जिद है तो मस्जिद में कोई एक व्यक्ति नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, उसमें बहुत सारे समूह जा सकते हैं और समूह के लोग जाकर के वहां पर नमाज अपना अदा कर सकते हैं। जैसे गुरुद्वारा है तो वहां पे अपना जो भी लोगो होगा वह किसी एक गुरु के लिए नहीं होगा, वह बहुत सारे लोगों के लिए होगा। तो इसीलिए हम लोग इसे कह सकते हैं कि सामुदायिक संसाधन है। चाहे गिरजाघर देखेगा तो गिरजाघर यानी रविवार को जो जाते हैं गिरजाघर में तो वहां पे किसी एक फास्टर नहीं जाते हैं, बहुत सारे लोग का रहता है, जाकर के वहां पे अपना जो भी अर्जी होता है उसे स्वीकार करते हैं। बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। देखिए 200 किलोमीटर जो होता है महासागरीय क्षेत्र के अंदर वाला को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन, और 200 किलोमीटर के बाहर जो होता है उसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो इसको भी हम लिखवा देते हैं, आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे लिखवाते हैं।